तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी जगा दें so that no one misses the class. So this is where we left last class में. I told you guys to work this out कि आप पहले फिगर आउट करो P का यूनिट और फिर फिगर आउट करो Q का यूनिट. तो आई होप आपने किया होगा. अगर आपने किया है दैट्स वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट डन विद दैट तो हमने ये जो वर्किंग की थी ये कल वो जाते जाते हमने की थी, तो हम एक दफा इसको दोबारा से देख लेते हैं. तो मुझे इक्वेशन एक बच्चा लिखवा देगा. इक्वेशन वाज 3 टाइम्स, सॉरी L टाइम्स. तो L टाइम्स 3 प्लस a स्क्वायर्ड अपॉन p इज इक्वल्स टू q t स्क्वायर्ड साइन थीटा. बेटा बातें नहीं करें, बिल्कुल भी बातें नहीं करें. ओके, सो what the question was primarily to find out the units for base units for p and q. So in order to proceed with that, let's just multiply 3l with la squared over p. This becomes qt squared sine theta. Now, if this equation is homogeneous, तो फिर हो ये सकता है कि सबके यूनिट सेम होंगे. ठीक है, दैट मीन्स जो इसका यूनिट होगा वो इसका भी यूनिट होना चाहिए और जो इन दोनों का यूनिट होगा वो इनका भी यूनिट होना चाहिए. तो 3 तो कांस्टेंट है 3l में. Units can only be m because l was some kind of length, right? If I equate this equation 3l with this term, so what happens next is कि मुझे मिल जाएगा q t squared sin theta is still no unit. तो पहली दफा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हो तो इसलिए I'm writing specially no unit. So this now becomes m is equals to q, which is unknown. T squared is second square. So q would be now m s squared is equals to q. That would be the base unit for q. Now if we work on for p, तो एक ऑप्शन ये कि अगर हमें q का यूनिट पता चल गया हम वो काम कर सकते हैं कि इसको पूरा इक्वेट कर लें इसके साथ. दूसरा जो इजियर ऑप्शन है वो ये होगा कि भाई अगर इसका यूनिट मीटर्स है तो इस पूरे का भी मीटर्स होना चाहिए तभी ये ऐड हो सकता है. तो जस्ट इक्वेट m विद l a स्क्वायर्ड ओवर p. ठीक है, सो m इज बेसिकली द यूनिट, l वाज लेंथ, वो क्या था यहाँ गिवन होगा. l लेंथ है, a रेडियस है, तो दिस वुड बी मीटर्स और a वुड बी अगेन इन मीटर्स स्क्वायर्ड ओवर p. ठीक है, तो this gets cancelled. We have 1 is equals to m squared upon p और p is equals to m squared. बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं जिससे आप ये काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि भाई उसको भी मतलब इस इक्वेशन को भी इसके साथ इक्वेट करना है, उसका यूनिट कोई डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही आएगा. लेट्स गेट दैट थ्रू. तो if we are accounting L A squared over P is equals to Q T squared sin theta, ये भी हो सकता है, that's also possible. लेकिन यूनिट सेम ही आएगा, आप करके देख लें बेशक. तो what happens here? L is meters, A is meters squared, T is what we are right now interested in, Q is basically ms minus 2 and T is again s squared. Sin theta is dimensionless. So we end up with m cubed upon P is equals to m, which gets cancelled. We have then m squared upon P, which is equals to 1, or m squared is still being equals to P. That's the same thing. ये सबको समझ में आता? Any doubts, any questions? आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा क्लास में, आप यहाँ आ गए. अच्छा ओके, सही है, ठीक है. तो ये सबको समझ में आता. रियल को क्यों इक्वेट किया? क्योंकि इक्वेशन होमोजेनस है. अगर इक्वेशन होमोजेनस है, एक मिनट, इसको समझने के लिए अगर होमोजेनिटी याद नहीं रही तो एक और काम हो सकता है. वो ये हो सकता है कि अगर लिखा हुआ है लेट्स से v
माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए, ये एक इक्वेशन होती थी जो हम बहुत पहले पढ़ते थे। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी? हाँ या ना? अब आप सोचो, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट है यहाँ पे मीटर्स पर सेकंड, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका यूनिट भी मीटर्स पर सेकंड होगा और इसका यूनिट भी मीटर्स पर सेकंड होना चाहिए। लेट्स सी है कि नहीं, है कि नहीं? सो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो वो ऐड वही क्वांटिटीज होती हैं जिनका क्या सेम होता है, यूनिट सेम होता है। तो हम यहां पे भी तो ये काम कर सकते हैं। इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आया आपको कुछ? क्या समझ में नहीं आया? जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछे। आर यू श्योर? एनीवन वांट्स टू राइट दिस अप? आई सी 3 बच्चों ने ये काम किया है, बाकी आई डोंट नो आप में से किसी ने किया है नहीं। जैसे भी कर रहा है दैट्स ओके, साइमल्टेनियसली भी अच्छी बात है, बस वो थोड़ा सा लंबा पड़ा होगा। आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। इज इट डन? कैन आई चेंज माई स्लाइड? ओके। सो रीजन, आज मुझे आपको कल जो है ना ऑनलाइन क्लास में कहा था कि रीजन ये होगा आज आने का या आज पढ़ने का कि हम एक न्यू टॉपिक शुरू करना चाहते हैं विच कम्स ओनली अंडर फिजिकल क्वांटिटीज। वो है बेसिक वेक्टर एडिशन। एवरीवन इज फेमिलियर विद वेक्टर एडिशन, बट वो जो वेक्टर एडिशन आज हम करने वाले हैं वो कभी भी सिलेबस में एज सच क्वेश्चन नहीं कहेगा कि ड्रॉ वेक्टर्स, एड वेक्टर्स, never ever like this. But what happens here is there are certain vector quantities. Can I change this? Are you writing? Done? Okay. So तो वेक्टर एडिशन हमें करना है, वो किस तरह से आ सकता है या क्या पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकती है? सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे सिलेबस में जो वेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। आपने ओ लेवल्स में भी काफी सारे यूज किए थे, याद करते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity. अदर देन दैट अब आप नई चीजें पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारे वेक्टर्स हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो अगर हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए वेक्टर एडिशन। अब आप सिर्फ लिखना बंद कर दें, तसल्ली से सुनते जाएं क्योंकि चीजें काफी मुश्किल होने वाली है। अच्छा, अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो व्हाट इज द मेन चैलेंज? Vectors, they are not only values but they have a specific direction. For example, I say let's say I'm starting here, that's origin. I move 5 meters right, and then I move 1 meters, back. What is my resultant? So it's not 5 plus 1, it's not 6, because that was a specific direction and this is still a specific direction. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आई एम हैविंग 10 kilograms of apples, I added 20 kilograms more into it, what's the resultant? 30. That's it. Because apples are not going to have any direction. They get it? For example, if I came 10 kilometers from my home just to take this class and then I have to go back 10 kilometers, so the total distance traveled by me will be 20, but total displacement will be 0. That is very important. So you treat vectors differently. You don't treat vectors like scalars. There has to be a specific set of rules for that. So you are going to encounter vector addition in many of your questions in P1 and in P2 as well. So that makes what
very important today's session. So we are starting up with बिल्कुल basic vector addition and then we are going to stretch it आज ही की class में to a next level. ठीक है? So I need you guys to be very much focused. तो सबसे पहली चीज हम already जिसमें familiar हैं, जिन जिन चीजों से हम familiar हैं, वो हम familiar हैं. We have done addition of vectors. Is that correct? Have we done that? Addition of vectors से हम क्या familiar हैं? Let's say if there is a vector 2 Newton right and there is a vector that's 5 Newton right, so the resultant would be 7 Newton right. Is that correct? So isn't it vector addition? It is vector addition, right? So what we did in addition of vectors was either we always added up with parallel vectors, right? Parallel vectors are always added. अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि if we have two components and special components, they are known as rectangular components. आपने शायद नाम पहली दफा सुना हो बट आपने डील इनको किया है. वो कैसे? थोड़ी सी मैथ्स यूज करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से there is a force of 10 Newton along x-axis. X shows along x-axis. If there is a force of 10 Newton along y-axis, can you guys help me find out the resultant of these two? Any suggestions? ये कहता है कि सर स्क्वायर रूट 200 आंसर होएगा. स्क्वायर रूट 200 ही इज गिविंग मी द आंसर, विच इज वेरी करेक्ट. बिल्कुल सही कह रहा है. क्या सोचा इसने? पाइथागोरस थ्योरम सोचा है इसने. तो पाइथागोरस थ्योरम में वी नो एडजेसेंट एंड अपोजिट and then we calculate hypotenuse. Is that correct? So that means इसने simply 10 plus 10 नहीं किया है. What he did actually was कि हमारे पास let's say 10 Newton है और फिर एक y है for example 10 Newton. So this becomes let's say adjacent, this becomes let's say opposite. तो इसने resultant find out किया है, वो ये वाला है. ये हमारा प्री रिक्विजिट नॉलेज है, ये हमारा ओ लेवल वाला पार्ट है. हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया, हमने कोई नया काम नहीं किया. राइट? इज दैट करेक्ट? मेक सेंस? जिनको ये आंसर नहीं समझ में आ रहा था उनको भी समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं. तो हम ये बात कर रहे हैं कि if we have basically hypotenuse square then the formula was adjacent square and opposite square. So hypotenuse is unknown, we don't know what that is. This would be 10 squared and this would be 10 squared. That would become hypotenuse squared as 200 Newton, right? तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें, ऑब्वियसली विल गेट दी magnitude of the resultant. Yet direction still remains a question mark, but we still get the number. मैंने अभी सॉल्व नहीं किया पूरा. So the analogy is, you know how to add two vectors if they are at 90 degrees to each other. Is that correct? Are they at 90 degrees? Are they perpendicular? Yes, this is forming a right angle triangle. Right angle triangle है तभी ये अप्लाई कर रहे हैं ना. अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो क्या कोई हाइपोटेन्यूज होता? नहीं होता. क्या कोई एडजेसेंट होता? नहीं होता. क्या कोई अपोजिट होता? नहीं होता. दैट मीन्स हमने ओ लेवल्स में दो बातें सीखी. वी कैन ऐड टू वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन. We can add two vectors if they are exactly at 90 degrees to each other always. Is that understood? Is that understood? But what happens if we don't have such a scenario? Then what do we do? तो उससे पहले किसी जमाने में हम करते थे, शायद आपको याद हो, टिप टू टेल रूल होता था वो. यस और नो? वो क्या होता था? ये हो गया ए, ये हो गया बी. नाउ सी, दैट वाज टिप टू टेल रूल. तो टिप टू टेल रूल भी हम यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सब कुछ. So let's say there is a question that says there is vector A and then there is vector B in this direction. तो मैं आपसे ये कह देता हूं क्वेश्चन में कि let C is the resultant of A and B. Draw a vector triangle for that.
तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो वी हैव टू स्टार्ट अप विद एनी वन ऑफ दीज. उससे भी पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द इक्वेशन. व्हाट्स द इक्वेशन? इक्वेशन इज सी बीइंग द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. इज दैट करेक्ट? क्योंकि वो गिवन था, उसने बोला था सी शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, फाइन, दैट्स गुड. बट इफ वी से वी हैव वेक्टर ए लाइक दिस, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और वेक्टर बी गो समवेयर लाइक दिस. तो अब एक ऑप्शन ये है कि हम उसे ऐसे बनाएं. इज दैट करेक्ट? तो अब इसमें रिजल्टेंट कहां बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा फ्रॉम फर्स्ट टिप टू फाइनल हेड. दैट वुड रिप्रेजेंट व्हाट? सी. यस और नो? क्या और कोई वेक्टर ट्राइंगल बन सकता है इसका? कैसे? पहले बी को बना लें. तो हम पहले बी को भी बना सकते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है. इट्स आइदर दिस और दिस. so we can start up with b, then we can draw a, right? a ऐसे होगा, and then we can still have the resultant where it would be starting till final. That would be c. Is that understood? So that is one of the other ways where we can find out a result. एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी को थोड़ा सा घुमाता हूं मैं आपसे ये कह देता हूं कि लेट्स से given that vector a is like this and b is let's say like this, जैसे पहले था, ठीक है. अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यू हैव टू लेट्स से कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल where vector c is equals to vector a minus b. अब ये कैसे होगा? बड़ा सिंपल है, कोई मसला नहीं है. इट्स एग्जैक्टली इजी. इफ वी प्रोसीड विद द सेम एनालॉजी, व्हाट वी कैन डू, हम सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए इसे लिख सकते हैं ताकि हमें समझ में आना कि ये क्या कह रहा है. कैन आई राइट इट दिस वे? yes or no? that helps me understand that vector d की डायरेक्शन शिफ्ट कर दे तो c रहेगा. दैट मीन्स अगर वेक्टर b ऐसे है तो वेक्टर माइनस बी होना चाहिए एग्जैक्टली opposite टू दिस. इज दैट करेक्ट? और अब मैं किसे ऐड कर लेता हूं? ए को, और किसको? माइनस बी को. तो वेक्टर ए अपनी जगह पे जैसा था वैसे ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन अब वेक्टर बी था ऐसे, हमें क्या चाहिए? माइनस बी. तो अब इसके हेड से जाते हैं यहां पे. Do you guys get this? Is this understood? That means अब रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होना चाहिए? तो रिजल्टेंट बेसिकली ये होना चाहिए. That should be the resultant, right? Is that correct? Do you guys get this? ये वाला पक्का क्वेश्चन होता है P1 में. पक्का क्वेश्चन. We can also be given 3 vectors, 4 vectors, 5 vectors. प्रिंसिपल इस स्टेज से है. C रिजल्टेंट है A और माइनस बी का, मतलब ये यहां से यहां तक कनेक्ट हो जाएगा, पूरा यहां तक कनेक्ट हो जाएगा. Do you get this part? Is this understood? So the important understanding is कि घबराना नहीं है क्वेश्चन में वेक्टर एडिशन को देख के, लेकिन अगर वेक्टर एडिशन सीखेंगे नहीं फिर फंस जाएंगे, फिर बहुत खतरनाक फंसेंगे. अब इसे एक स्टेज अप ले जाते, यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात जो किसी को पूछनी हो. गुड. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद वेक्टर एडिशन हियर, ठीक है. वी डिस्कस्ड पैरेलल वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की एक एग्जांपल की. हम टिप टू टेल रूल पे आ गए. अब अगर स्टेटमेंट वाइज टिप टू टेल रूल का रट्टा लगाए ना, तो टिप टू टेल रूल का रट्टा बड़ा अजीब सा लगता है कि यू शुड प्लेस
tail of the second vector on the head of the first vector and then connect the initial vector to the उसको लिखना बड़ा मुश्किल है, उसको अप्लाई करना बड़ा आसान है. राइट, इज दैट करेक्ट? कोई भी गिवन दो वेक्टर्स है, पहले एक बना लो, उसके हेड पे दूसरे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते, विल गेट योर रिजल्टेंट. दो चीजों का ख्याल रखना होता है, एक लेंथ का ख्याल रखना होता है और एक डायरेक्शन का ख्याल रखना होता है. जितनी लेंथ बनी है उतनी लेंथ ही बनाते हैं, जितनी डायरेक्शन बनी हुई जैसी डायरेक्शन बनी वैसी बनाते हैं. एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास कुछ ऐसा है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. अब आप ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है. सो लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन. There is one force that is 10 Newton that acts at 30 degrees. There is some other force that's 20 Newton that acts like this only. Then there is one more force that is here, that's 5 Newton, and this angle is 10 degrees. Now, question says, find the resultant force on the block. That's your given question. Anyone has any approach to it? क्या करूं मैं? अब ये कहते हैं हेड टू टेल से सबको ज्वाइन करते हैं. हेड टू टेल से ज्वाइन करने का मतलब ये कि पहले मैं इसको एक तो ग्रिड पे बनाऊं, क्योंकि मुझे एक स्केल सोचना पड़ेगा. मतलब मे बी 5 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर. देन मुझे एक्सिस बनाना पड़ेगा. देन एक वेक्टर बनाने के बाद फिर रिपीटेड एक्सिस बनाने पड़ेंगे. आई विल गिव यू अ हिंट, ये क्या कह रहा है. लेट्स से हमने कहा कि भाई 5 न्यूटन है 1 सेंटीमीटर ऑन पेज. तो लेट्स स्टार्ट अप विद दिस वेक्टर. तो हमने अपना एक ग्रिड बनाया, हमने 10 डिग्रीज के ऊपर रखकर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी. राइट, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर. अब सेकंड वेक्टर के लिए इनको दोबारा से ये ख्वारी करनी पड़ेगी. क्या मतलब है इस बात? इनको ये करना पड़ेगा कि यहां पे आप ये ग्रिड बनाएं. यस और नो? आप सेकंड वेक्टर उठा लें, मे बी 10 न्यूटन वाला उठा लेते हैं. तो दैट वुड बी 2 सेंटीमीटर, 30 डिग्रीज मार्क करेंगे और एक लाइन यहाँ पे यूं करके लगा देंगे. ये होना चाहिए कितना, और लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर. राइट, इसके बाद भी मसला खत्म नहीं होगा और आगे जाएगा. थर्ड वेक्टर होना चाहिए, तो फिर हमें थर्ड एक्सिस चाहिए, वो यहाँ पे होगा. राइट, अब वो थर्ड वाला क्या जा रहा है? 20 न्यूटन पे जा रहा है, और बेसिकली अगर आप मार्क करें तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है. तो इसका मतलब ये होगा कि कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी मुझे? 4 सेंटीमीटर की यूं करके. राइट, इज दैट करेक्ट? अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. वो कहां से कहां जाएगा? थिंक अबाउट इट. इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा. राइट, आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल है. तो फिर आप किसको किससे ऐड कर रहे होंगे? मतलब क्वेश्चन इज कि अगर आप 1 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर रहे तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी लेंथ 5 न्यूटन है? और अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं तो फिर आपको एक्चुअल आंसर कैसे मिलेगा? अगर आपने 10 डिग्रीज मेजर नहीं किया, बस ऐसे बना दिया, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? इस प्रोसेस में कोई मसला नहीं है, ये प्रोसेस हेक्टिक है, सिर्फ ये समझाना मसला है. तीन ट्राइंगल बना के इनके रिजल्टेंट प्लस माइनस कर सकते हैं. हाँ, वो कर सकते हैं, वो और भी लंबा काम होगा. अप्रोच सही है. वैसे बनेंगे 2 ट्राइंगल, 1 2, तीसरा इसका ट्राइंगल तो नहीं बन सकता. तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? एक नई चीज करते हैं, हम अप्लाई करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स.
where this process is actually breaking a vector into its components. एक वेक्टर के दो टुकड़े कर, अब वो कंपोनेंट्स कैसे होंगे? तो इट्स लाइक एक हमेशा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हमेशा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो या ध्यान से देखें, लेट्स से ये जो 10 न्यूटन वाला वेक्टर है, अगर मैं इसे ही इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दूं, व्हाट आई डिड, तो डू आई हैव अ कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस, डू आई हैव अ कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस, यस और नो? तो अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, मुश्किल काम होगा? जबरदस्त, वेरी गुड, ये सुनना चाह रहा था मैं. तो इसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो क्या आपको एडजेसेंट और अपोजिट नजर आ रहा है? क्या आप साइन कॉस टेंजेंट जो भी समझते हैं सही, वो अप्लाई करके वैल्यूज निकाल सकते हैं? यस और नो? तो काम आसान हो जाएगा, ये ड्रॉ तो नहीं करना पड़ेगा इतना खौफनाक. क्या ख्याल है? हाँ या ना? ट्राई करते हैं. कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखें. मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए होगी, इसलिए एक बच्चा मुझे आंसर बता दे, बाकी चेक कर लेंगे वो सही बता रहा है गलत बता रहा है. मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन डिग्रीज. मेक श्योर. हमें रेडियंस में और आंसर नहीं चाहिए, डिग्रीज में चाहिए आंसर. So if this is my right angle triangle right now, so this would be basically 10 cos 30. Is that correct? Why? Because अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाना तो नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन चले जाते हैं. This would be adjacent, right? And that would be hypotenuse. So what trigonometric identity relates hypotenuse and adjacent? It's basically cos. Yes or no? तो अगर आप यूज करते हो cos थीटा, तो वो कहता है कि वी राइट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो cos थीटा वुड बी बेसिकली एडजेसेंट, हमें नहीं पता, दैट्स अननोन. हाइपोटेन्यूज इज 10, तो एडजेसेंट की जगह पे कहना है राइट 10 cos थीटा विच इज 30. तो मैंने यही तो किया है वहां पर, राइट? इसको याद करना और भी आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है. जहां पे भी एंगल बन रहा होगा ना, जहां पे भी, वो वाली साइड हमेशा कॉस होगी, हमेशा कॉस होगी. तो अब नेचुरल है, यहां पे एंगल 60 डिग्रीज है, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बना रहा. मैं कह रहा हूं अगर ये 10 cos 30 है ना, तो ये क्या होगा? 10 sin 30. सिंपल. या 10 cos 60 भी हो सकता है, क्योंकि cos 30 और sin 60 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. दैट्स टू पॉसिबल, बट वो मुश्किल बात है. तो आप सिर्फ एक चीज याद रख लें, 30 डिग्रीज वन साइड cos, जहां पे भी एंगल बन रहा है दैट्स cos, जो रिमेनिंग साइड है दैट शुड ऑलवेज बी sin. दैट मीन्स अब ये है 10 cos 30, ठीक है, ओके. क्या वैल्यू है भाई 10 cos 30 की? 5. 5√3 नहीं भाई, वो डेसिमल आंसर दो. ये क्या मजाक हो रहा है? मैथ खत्म हो गए. मैं मैथ पढ़ाने पे आ गया ना, रोना शुरू हो जाओ तुम. फाइनल आंसर दो, मजाक नहीं करो, बदतमीजी नहीं करो. हाँ, क्या था आंसर? क्या? अबे मुंह खोल के बोल लो. हाँ, दिस इज नाइस, दिस इज लव. 8.66 न्यूटन. नाउ दिस वुड बी 10 sin 30, which is exactly 5 Newton, right? Which is exactly 5 Newton, right? So we have horizontal and vertical values. इवन एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट वैल्यू लिख सकते हो फाइनली. ओके, नाउ लेट्स सी और अदर ट्राइंगल्स क्या क्या हो सकता है. तो एक ट्राइंगल तो ये भी हो सकता है, ये वाला. यस और नो? सो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिस इज 10, so this should be 5
cos 10 and this should be 5 sin 10. Is that correct? Yes or no? चले 5 cos 10 क्या आया? 4.92. 10 5 sin 10 4.86 0.86. मैंने सही वैल्यूज लिखी हैं जो आपने बताई थी वही आई हैं. गुड. अब क्या इसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए? कोई बात नहीं. इसे रिजॉल्व करना चाहिए. क्या इसके कोई इसमें कुछ ब्रेक हो सकता है? दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर इज नो. ये खुद ही पूरा एक्स एक्सिस पे है. हाँ या ना? तो इसका वाई कंपोनेंट तो 0 हो गया ना. मतलब 20 अलोंग एक्स एक्सिस ही है. तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट सोचें तो हॉरिजॉन्टल ही है वो. वर्टिकल तो है ही नहीं. इसी तरह से अगर कोई वेक्टर सिर्फ वर्टिकल पे होता तो ठीक है, वो वर्टिकल पे ही होता, हॉरिजॉन्टल होता ही नहीं उसका. Do you guys get this? Is this understood? Now, क्या ये सारा काम अगर थोड़ा सा रिवीजन करें करने में हमें 2 मिनट से ज्यादा लगेगा? किसी भी वेक्टर डायग्राम के लिए लगना नहीं चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर हमारे हाथ में होगा. हमें सिर्फ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना होगा. तो अब आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि इज दिस इजियर और इज दैट इजियर कि इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें. अभी हम जा रहे हैं आगे चल रहे हैं. यहां तक सबको समझ में आता? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू ऐड एवरीथिंग दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. So let's try that out. So step 1 was to resolve all vectors. वो हमने कर लिया. Step 2 is to add all vectors along x-axis and along y-axis. सारे x वाले वेक्टर्स ऐड करने स्टेप 2 और सारे y वाले वेक्टर्स भी ऐड करने स्टेप 2. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, हमें पता है, आई थिंक साइन कॉस और टेंजेंट they do have negative values as well. Yes or no? मे बी अगर मेरे पास होता साइन फॉर एग्जाम्पल 145 डिग्री, वो नेगेटिव होता. मेरे पास होता फॉर एग्जाम्पल कॉस 225 डिग्री, वो भी नेगेटिव होता. तो अब डिपेंडेंट है कि ये थीटा आपने क्या लिया था. जो भी लिया था वो एंगल्स आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखें, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखें, जो भी है जैसा भी है वैसे रखें. अब आते हैं इस स्टेप पे. तो वी हैव टू ऐड एवरीथिंग अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, लेट्स ऐड एवरीथिंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो फर्स्ट आइडेंटिफाई एक्स एक्सिस पे है क्या क्या. ध्यान से देखें. इज दिस ऑन एक्स एक्सिस? यस. इज दिस ऑन एक्स एक्सिस? नो. दिस इज वाई एक्सिस. ओके, इज दिस ऑन एक्स एक्सिस? यस और नो? तो अब रिजल्टेंट में हमें एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है. तो हम अगर इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, लेट्स से 8.66, दैट्स पॉजिटिव फॉर एग्जांपल, तो दिस इज राइट वर्ड्स, राइट. तो अब लेफ्ट साइड पे जा रहा है 0.86 और लेफ्ट साइड पे जा रहा है 20 न्यूटन. So this is based on if we take this direction as positive along x-axis. अगर आप कहते हैं कि हमें ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं लेनी, कोई बात नहीं, मत लें, ये वाली पॉजिटिव ले लें, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी. दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा. एक ही बात, कोई मसला नहीं. यू गाइस गेट दिस? दिस इज आर एक्स. ठीक है, आंसर बताएं सर हमको. -12. So we have Rx, that's -12.2. Please इसे चेक भी कर लें. Now, everything on y-axis, let's figure out y-axis पे क्या क्या है. तो y-axis पे एक तो मुझे नजर आ रहा है कि ये वैल्यू है, एक मुझे नजर आ रहा है y-axis पे ये वैल्यू है. Yes or no?
और कुछ है वाई पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। और दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों अपवर्ड्स ही जा रहे हैं। तो लेट्स से इफ यू वांट टू वर्क आउट आर वाई, वी कैन राइट सबसे पहले तो 5 न्यूटन, और उसके बाद वी कैन ऐड 4.92 न्यूटन, विच इज गोइंग टू गिव अस 9.92 न्यूटन, टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Ex, सो एक मिनट, आर रिजल्टेंट निकालते हैं यूजिंग आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। क्या ये कर सकते हैं हम? यस और नो? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज है। ये कौन सी वैल्यूज है? वर्टिकल वैल्यूज है। अगर ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो हम अभी इक्वेट करना सीख चुके हैं। कब सीखा था? अभी तो सीखा था, ये तो कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? दैट मीन्स अगर मैं यहां पे वैल्यूज निकालना चाहता हूं, सो दिस वुड नाउ बिकम आर एक्स की जगह पे आई कैन राइट -12.2 होल स्क्वायर, प्लस आर वाई की जगह पे आई कैन राइट 9.92 होल स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? फाइनल आंसर आफ्टर स्क्वायर रूट, दिस इज 15.7। अब आप इसे अपने पास लिख लें जी। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात। अगर आपने इसे फ्लिप कर दिया ना, तो आप एक्स इस तरफ नहीं बना रहे, इसका मतलब मैं मत बना, इस तरफ बना लो, बना ले, क्या फर्क पड़ता है? मैंने डायरेक्शन लिखी कहाँ है? ये वाली। ये मैंने आर एक्स और आर वाई की डायरेक्शन बनाई है कि मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, मैंने ली है। जरूरी नहीं है कि आप यही लें, हो सकता है कोई बच्चा नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव ले रहा हो तो वो नेगेटिव लिख दे। ये आप अगर ये डायरेक्शन आप असाइन नहीं करोगे तो आप इसमें गलती कर दोगे। तो ये दिखाओ मत, लेकिन ये फॉलो करो। कैन आई चेंज दिस? कैन आई चेंज दिस? आपने लिख लिया सबने? तो फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज विद मी, बट फाइनल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है अभी तक मेरे पास। उसके लिए मैं क्या करूं? फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया ना, फाइनल वेक्टर का डायरेक्शन तो नहीं आया। वो कैसे निकालूं? तो लेट से मेरे पास था आर एक्स और आर वाई। वैसे अगर हम आर एक्स देखें, रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए, राइट? और आर वाई ये होना चाहिए। आपने जो अभी फाइंड आउट किया है वो ये है, जैसे आप कह रहे हो आर, राइट? अब जो चीज पता होनी चाहिए वो ये कि भाई इसकी आपने मुझे कहा वैल्यू आई है 15.7 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, डायरेक्शन का है। डायरेक्शन तो हमने कहीं नहीं बनाई। तो क्या हम डायरेक्शन बना सकते हैं, निकाल सकते हैं? सो दिस वुड बी -12.2 न्यूटन, यही था। और आर वाई वॉज 9.92 न्यूटन। तो मुझे ये दोनों वैल्यूज पता है। तो अगर मैं इसे थीटा कह दूं, तो दिस बिकम्स एडजेसेंट, दिस बिकम्स opposite, right? So can I work theta out using tangent theta? That would be ry upon rx. That would be 9.92 upon -12.2, which would be theta as tangent inverse of, क्या आ रहा है वैल्यू? डिवाइड कर ले, आंसर निकालो। 9.92 ओवर -12.2, फाइनल आंसर बताओ। डिग्रीज। एक बंदा और चेक कर ले। सॉरी, तो जैसे वैल्यूज आ रही है 39.12। ओके फाइन।
अब इस -39.12 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई हमने ये जो एंगल निकाला है ना, ये वाला एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 39.12 है। नेगेटिव साइन एंगल्स में शो करता है क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव आंसर आ जाता तो हम ये कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज इट। फॉर एग्जाम्पल, ये आंसर आता +39.12, तो मैं यहाँ पे एरो की डायरेक्शन अपवर्ड्स दिखाता, दैट वुड बी काउंटर क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज। दैट इज इट। अभी मैंने क्या दिखाया? मिरर इमेज बना हुआ है सर। अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया, या सॉरी, मुझे क्लॉकवाइज दिखाना था, मुझे ऐसे दिखाना था। सही है? समझ में आता है? पक्की बात है? एनी क्वेश्चन? अगर नेगेटिव साइन था तो क्लॉकवाइज, अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक। दैट इज, दिखाना होता है। क्योंकि आप अगर इस आंसर को सिर्फ ये देख के छोड़ देंगे थीटा इज -39.1, तो आपने एक्चुअल में ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये मे बी नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, क्या है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। जाए छुट्टी। हाफिज।